यू एक आम लड़का है जो कि एक ऐसा हाई स्कूल ज्वाइन करता है जो उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए जाना जाता है और स्कूल के पहले दिन ही उसकी अच्छे से क्लास लगाई जाती है। लेकिन उसकी किस्मत तब उल्टा मोड़ लेती है जब वो स्कूल की 3 सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियों के घर में रहने आता है। अब इस सब की शुरुआत साइका एकेडमी से होती है, जहाँ टैलेंटेड स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को और अच्छे से निखारते हैं। और यून इस स्कूल में हाल ही में एडमिशन लिया है, लेकिन पहले दिन ही मार्शल आर्ट क्लब का वाइस प्रेसिडेंट उसकी बैंड बजाने लगता है और सारे बच्चे चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट उसे इतना कमजोर होने की वजह से हड़काता है और बच्चे उसका मजाक बनाते हैं कि इतनी फेमस और टैलेंटेड एक्ट्रेस सुबारू अयासे का बेटा होने के बावजूद उसमें कोई भी टैलेंट नहीं है। सुबारू एक जीनियस एक्ट्रेस थी जो कि हर चीज में माहिर थी। वो सारे खतरनाक स्टंट्स खुद करती थी और उसकी वर्ल्ड क्लास एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं था। वाइस प्रेसिडेंट यू को बताता है कि स्कूल की 3 रॉयल्स को उसका टैलेंट देखना है। वो तीनों पूरी एकेडमी की टॉप स्टूडेंट्स हैं। यू गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मुझे मेरी माँ से कंपेयर मत करो। वो वाइस प्रेसिडेंट की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन बेचारे का गुस्सा उसके दिमाग तक ही रह गया, क्योंकि उसके मुक्के में तो चींटी को मसलने जितना दम नहीं था। वाइस प्रेसिडेंट उसे एक ही मुक्के में उड़ा फेंकता है। सभी बच्चे ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इतनी महान एक्ट्रेस का बेटा असल में कैसा है। लेकिन दूसरी तरफ यू को इस चीज की आदत लग चुकी थी। अचानक से वो उठता है और वाइस प्रेसिडेंट की तरफ अपनी कातिलाना निगाहों से देखते हुए कहता है कि जो जितना मीडियोकर होता है उतना ही टैलेंट के पीछे पगलाया रहता है। वाइस प्रेसिडेंट तो एक सेकंड के लिए उसके लुक्स में खो सा जाता है, लेकिन फौरन उसे रियलाइज होता है कि यू को सिर्फ उसकी माँ के लुक्स मिले हैं, टैलेंट तो उसमें रत्ती भर का नहीं है। यू हारी मान लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को पता था कि कोई टैलेंट ना होने की वजह से उसे इस स्कूल में क्या क्या झेलना पड़ेगा। पर तभी पीछे से मार्शल आर्ट क्लब की प्रेसिडेंट दौड़कर वहाँ आती है और उसे लात मार देती है। ये है निको, जो कि एक रॉयल है और कराटे चैंपियन भी। उसी वक्त बाकी दोनों रॉयल भी वहाँ आ जाती हैं, जो कि थी मीवा, स्कूल की टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट, और शोगी मास्टर। शोगी को तुम लोग एक तरह का जापानीज चेस मान सकते हो। तीसरी थी कजुकी, आर्ट डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी स्टूडेंट और थिएटर क्लब की बेस्ट एक्ट्रेस। यूँ तो कांपने लगता है कि ये तीनों रॉयल्स यहाँ क्या कर रही हैं। कजुकी उसके पास आती है और जब उसे पता चलता है कि वो बिना किसी टैलेंट का एक आम स्टूडेंट है, तब वो यू को बताती कि उसके लिए इस जैसे टैलेंटेड स्कूल में कोई जगह नहीं है। उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए यू तुरंत अपनी एप्लीकेशन दिखाता है, जिसमें लिखा था कि वो तो इस स्कूल की जनरल एजुकेशन ज्वाइन कर रहा है। हालांकि उन तीनों को तो अंदाजा ही नहीं था कि वो क्या है, क्योंकि वो हमेशा से स्पेशल एजुकेशन लेती आई हैं। उनकी फिजूल की नौटंकी देखने के बाद यू अपनी क्लास की ओर जाने लगता है, लेकिन नीको उसे रोकती है और झाड़ू पोछा देते हुए बोलती है कि चलो काम पे लग जाओ बेटा। यू खौड़िया जाता है और गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। पर नीको बताती है कि ये रूल्स हैं, जो भी मुकाबला हारता है उसे ही डोजो साफ करना पड़ता है। नीको कहती है कि चाहे हाथ से साफ करो या फिर चाट के साफ करो, लेकिन फ्लोर पूरा चमकना चाहिए। यू तो गुस्से से बावला हो जाता है, क्योंकि पहले तो बेचारे को बिना उसकी मर्जी के लड़वाया गया और अब जबरदस्ती उसे साफ सफाई भी करवा रहे हैं। जब सारे स्टूडेंट्स शाम को ट्रेनिंग करने आते तब डोजो इतना चमक रहा था जैसे कि वो कभी गंदा ही ना हुआ हो। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब यू छोटा था तब वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि लोग उसे सुबारू अयासे का बेटा माने। उसे बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी एक्टिंग स्किल सिर्फ वहां तक ही पहुंच पाई जहां तक मेरी दोस्त की हाइट। बौना ही रह गया बेचारा। जब यू ने अपनी माँ को एक्टिंग करते हुए देखा तब उसने रियलाइज किया कि वो एक जीनियस है, अपनी कला में माहिर, और उनके मुकाबले में वो कुछ नहीं। फिर भी उसने हार ही नहीं मानी और दूसरे फील्ड में अच्छा होने का ट्राई करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां बढ़ती गईं। अचानक से उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और तब उसे रियलाइज हुआ कि वो उनसे कितना ज्यादा दूर हो गया है, जबकि वही उसका सब कुछ थी। हॉस्पिटल के दिनों में उसने देखा कि वो अपनी पुरानी मूवीज को बार बार देखती थी। क्लियरली वो एक्टिंग से अभी भी प्यार करती थी। कोइंसिडेंटली उसका और उनका एक ही ड्रामा फेवरेट था, जिसमें उन्होंने एक खुशहाल परिवार में मॉम का रोल प्ले किया था। वो यू से पूछती है कि उसे शो में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, जिस पर वो बताता है कि उसे वो वाला सीन सबसे अच्छा लगता है जिसमें वो सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। उसकी माँ बताती है कि उन्हें भी वही सीन सबसे ज्यादा पसंद है। इस वक्त यू को जाके पता चलता है कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी उन्हें असल में सिर्फ एक प्यारा और खुशहाल परिवार चाहिए था, जैसा कि उस शो में था। लेकिन इससे पहले कि वो उनकी इस ख्वाहिश को पूरा कर पाता, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उसके लिए एक नोट छोड़ गई कि एक खुशहाल परिवार बनाना। यू को भले ही अभी ना पता हो कि वो ये कैसे करेगा, लेकिन वो पूरी कोशिश करने के लिए तैयार है, ताकि जो चीज वो मिस कर चुका है उसे फिर से जी सके। वो उस घर में पहुंच जाता है जहां उसे अब से रहना होगा, और वो चौंक जाता है क्योंकि वो घर नहीं बल्कि एक पूरी हवेली थी। खैर, जैसे ही वो अंदर जाके अपना लगेज रखने जाता है, एक लड़की उसको फ्लाइंग किक मार देती है, सोच कर कि वो एक चोर है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नीको मिका दोनों है। यू बोलता है कि वो चोर नहीं है और नीको बोलती है कि तो फिर साबित करो। अचानक वो फिसल के जमीन पर फैल जाती है। यू से फ्लर्ट करता है कि तुम तो मेरे प्यार में इतनी जल्दी गिर गई, और वो कुछ बोल पाती उससे पहले यू उसके सिर पर टॉवल फेंक कर उसके बालों को पोंछने लगता है। जब उसे रोकने की कोशिश करती है तब वो उसे थोड़ा सा अपने पास खींच लेता है, जिससे वो शांत हो जाती है। तभी बाकी दोनों भी वहां आ जाती है और तुरंत यू को घेर कर उसे सवाल जवाब करने लगती हैं। लेकिन यू तो खुद ही कंफ्यूज था कि ये तीनों रॉयल्स यहाँ क्या कर रही हैं। तभी अंकल मिका दोनों का कॉल आता है, जिनका वो घर था। वो उसकी माँ के अच्छे दोस्त थे और उन्हें नहीं यू की आगे की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। वो बताते कि ये तीनों उनकी बेटियां हैं और यू से कहते हैं कि वो उनके साथ बॉन्डिंग करे। यू को याद आता है कि कैसे उसकी माँ ने कहा था कि एक खुशहाल परिवार बनाना, और वो सोचता है कि क्या अब मुझे इन तीनों जीनियस लड़कियों के साथ फैमिली बनानी होगी। असलियत तो ये है कि ये तीनों बहनें सुंदर तो बहुत हैं, लेकिन इनके साथ रहना इम्पॉसिबल। वो तो उनके लेवल का भी नहीं है, तो वो पहले उनकी रिस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो गया है। इंट्रो के बाद अपना सामान रखते वक्त यू धोखे से कजुकी की अंडरवियर पर पैर रख देता है, लेकिन कजुकी बिजली की रफ्तार से उसे वहां से उठा लेती है
तब यू को रियलाइज होता है कि उन तीनों ने पूरे घर को कूड़ेदान बना रखा है। एक हफ्ते से बर्तन नहीं धुले हैं और वो बदबू मार रहे हैं। बर्तन साफ करने की ड्यूटी कजुकी की थी, लेकिन वो बहाना बना देती है कि वो बिजी थी। यू नोटिस करता है कि उसने ट्राई तो किया था, लेकिन तंग आकर प्लेट ही तोड़ डाली। मीवा को कपड़े धुलने थे, लेकिन वो बोलती कि कजुकी के कपड़े इतने ज्यादा थे कि वो धुल ही नहीं पाई। हालांकि यहाँ भी यू नोटिस करता है कि उसने अपने हाथ पर रिमाइंडर लिख रखा था, जिसका मतलब उसने भी ट्राई किया था। निको को घर की सफाई करनी थी, लेकिन वो तो उल्टा उसी की इंसल्ट करने में लग गई, और जितनी देर वो उसका मजाक उड़ा रही थी उतनी देर में ही यू ने पूरा हॉल चमका दिया। ऊपर से वो फ्लर्टी चेहरा बना के कहता है कि अगर वो तीनों चाहें तो वो घर का सारा काम भी कर सकता है। वो तीनों तुरंत उसकी नजरों से दूर होकर आपस में बात करने लगती हैं। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए यू डिसाइड करता है कि वो थोड़ी देर और सोने के बाद तीनों बहनों के लिए नाश्ता रेडी करेगा, लेकिन वो निको की मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की वजह से उठ जाता है। हॉल में वो देखता है कि मीवा कंप्यूटर में शोगी खेलने में बिजी है और पागलों जैसा बिहेव कर रही है, और कजुकी पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी का जूस निकालने में लगी हुई है। वो कजुकी से पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि ये उनका मॉर्निंग रूटीन है। जैसे कि आम लोग ब्रश करते हैं, वैसे ही हम उठते ही सबसे पहले ये करते हैं। वो आगे बोलती है कि आज हम तीनों बाहर जा रही हैं, तो घर का ख्याल रखना। कजुकी रिहर्सल्स पर जा रही है, निको मार्शल आर्ट्स क्लब और मीवा का एक शोगी मैच है। यू चाहता था कि सब साथ मिलकर नाश्ता करें, लेकिन कजुकी बोलती कि लेट हो जाएगा। वो मीवा से बोलता है, लेकिन वो तो पहले ही अपना दिमाग बूस्ट करने के लिए चॉकलेट्स खा रही थी। जब वो उसे बुलाने जाता है, तब मीवा को इतना इंटेंसली फोकस देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। यू रोज सुबह उठ के अपनी माँ के लिए खाना बनाता था, लेकिन वो हर वक्त जल्दी में रहती थी और कभी नहीं खाती थी। वो सिर्फ पहले से बनी मील्स खाती थी। यू समझ नहीं पाता था कि आखिर जीनियस लोग सोचते क्या है। ट्रेनिंग के बाद निको देखती है कि टेबल पर नाश्ता रखा है। उस लजीज खाने को देखकर उसकी लार टपक पड़ती है, लेकिन जब यू उसे खाना ऑफर करता है तब वो साफ मना कर देती है और बोलती है कि इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं है। यू पूछता है ऐसा क्यों, तब वो बताती कि एथलीट्स को अपना खाना कंट्रोल करना पड़ता है। एक अच्छा एथलीट वही होता है जो खाने को उतना ही तवज्जो दे जितना वो ट्रेनिंग को देता है। कजुकी भी कड़वा काढ़ा सिर्फ इसलिए पीती है ताकि उसकी आइडल इमेज और फेस का ग्लो बना रहे। मीवा भी मीठी चीजें अपने दिमाग को अच्छे से चलाने के लिए खाती है। तीनों बहनें जल्दीबाजी में घर से निकलती हैं। यू ने रोकता है और बताता है कि वो कुछ भूल रही हैं। तीनों हड़बड़ा जाती है और अपने बैग्स को खंगाल मारती हैं, लेकिन उनके पास तो सब कुछ था। असल में यू को सिर्फ इतना कहना था कि सब अपना ध्यान रखना। तीनों डिसअपॉइंट हो जाती कि उसने सिर्फ इतना कहने के लिए उनका कीमती समय बर्बाद कर दिया। दरवाजे पर तो तीनों अपना मुंह मोड़ के चली गई, लेकिन उसकी वो सिंपल सी लाइन की अपना ध्यान रखना निको को इतना इफेक्ट करती है कि उसका चेहरा खुशी से लाल पड़ जाता है। बल्कि बाकी दोनों बहनें भी ऐसा ही फील करती हैं, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने इतने प्यार से सी ऑफ नहीं किया था। तीनों के जाने के बाद अंकल मिका दोनों को कॉल आता है, ये पूछने के लिए कि यू का पहला दिन कैसा गया। वो बताते कि काम ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा विजिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यू को ही तीनों के साथ अकेले रहना होगा। वो ये भी कहते हैं आगे जाके इन तीनों को एक प्रोडिजी होने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इनके साथ रहो, ताकि जब कठिन समय आए तब तुम उनका सहारा बन सको। कुछ ही दिनों में बड़ी बहन कजुकी का एक बहुत मुश्किल ऑडिशन आने वाला है। बीच वाली निको को फिर से नेशनल चैंपियनशिप में विनिंग स्ट्रीक मेंटेन करनी है, और छोटी बहन मीवा का एक शोगी टाइटल मैच आने वाला है। तुम्हारे और उनके बीच दूरियां कम करने का यही सबसे अच्छा मौका है। कॉल कटने के बाद ये सोचता है कि क्या वो उन तीनों को हैंडल कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि वो किसी भी फील्ड में तीनों के आसपास भी नहीं है। अगर उन तीनों में से किसी को भी हार का सामना करना पड़ा तो वो तीनों टूट जाएंगी, क्योंकि उसे पता है कि फेलियर क्या होता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उन तीनों के साथ बैठकर खाना खाएगा, ताकि उन्हें अच्छे से समझ सके। निको सबसे पहले घर आती है और वो अभी भी यू के साथ रहने की यूज्ड टू नहीं हुई है, इसलिए वो उसे देखते ही चिल्ला पड़ती है। यू चाहता है कि वो उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट करे, लेकिन निको सोचती है कि वो इतनी आसानी से उसे कन्विंस नहीं होने वाली। उसे लग रहा था कि वो हार ही मान जाएगा, लेकिन वो तो और जोर से कुकिंग करने लगा। यू ने बहुत सारी कुकिंग बुक्स खरीदी थी ताकि वो उन तीनों के लिए एथलेटिक डाइट प्रिपेयर कर सके। वो प्रॉमिस करता है कि वो उन तीनों के लिए ऐसा खाना बनाएगा जैसा उन्होंने कभी नहीं खाया होगा। फिर भी निको कहती कि वो बेकार ही इतनी मेहनत करे, क्योंकि बचपन में शहर के टॉप शेफ्स का बनाया हुआ खाना भी उन्हें पसंद नहीं आता था। सिर्फ वही कंट्रोल करती कि वो क्या खाएंगी, फिर चाहे वो पैकेट का ही खाना क्यों ना हो, ताकि वो हमेशा बेस्ट शेप में रह सकें। फिर भी उसका मन नहीं मानता और निको चेक करने आती है कि उसने हारी मानी या नहीं, लेकिन वो तो तब दंग रह जाती है जब वो टेबल पर रखे फुल न्यूट्रिशियस खाने को देखती है, जो कि देखने से लग रहा था कि उसे स्पेसिफिकली एक एथलीट के लिए प्रिपेयर किया गया है। यू ने बहुत बारीकी से हर न्यूट्रिशन को निको की शारीरिक जरूरतों के हिसाब से एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके बनाया था। निको ये जानकर थोड़ा ब्लश करने लगती कि यू ने सिर्फ उसके लिए इतनी मेहनत की। जब निको उसका खाना खाती तो उसके स्वाद की तारीफ करते थकती नहीं है, और वो इमेजिन करता है कि उसने पहली बिल्ली को टेम कर लिया है। मीवा छुप छुप कर उस खाने को देखकर लार टपका रही थी, और जब वो नीचे आती है तब यू उसे भी अपने झांसे में ले आता है कि उसने जो खाना बनाया उसमें ऐसी चीजें पड़ी हैं जो उसके ब्रेन को बूस्ट कर देंगी। मीवा खाने को मान जाती है और निको को रियलाइज होता है कि उसने मीवा के लिए भी अलग से खाना बनाया है। खाते वक्त वो दोनों बातें करती है कि कितना समय हो गया उन्हें साथ बैठकर खाए हुए। थोड़ी देर में कजुकी भी वहां आ जाती है और दोनों को साथ बैठकर खाना खाते देख सरप्राइज हो जाती है। यू कजुकी को भी बोलता है कि उसने उसके लिए भी ऐसा खाना बनाया है जिसे खाकर वो सिनेमा की रानी मुखर्जी बन जाएगी, लेकिन कजुकी उसे तुरंत मना करके अपने कमरे में जाने लगती है। निको यू का साथ देती कि साथ में बैठकर खाने में क्या बुराई है, लेकिन कजुकी साफ कह रही थी कि साथ बैठकर खाना खाना उसके लिए नहीं है, और यू मन में सोचता है कि इस बिल्ली को समझाना थोड़ा मुश्किल का काम है। यू का दिल टूट जाता है और निको को उसके लिए बुरा लग रहा था। उसे पता था कि यू ने वो खाना बनाने के लिए कितनी मेहनत करी थी, इसलिए वो उसके हाथ से खाना ले लेती है और खुद खाने लगती है। हालांकि तभी यू उसे डरावनी टोन में कहता है कि अगर उसने कजुकी के लिए बनाया हुआ खाना खाया तो उसकी कैलोरीज रिकमेंडेड अमाउंट से बढ़ जाएंगी और वो मोटी हो जाएगी। इससे निको गुस्सा आ जाती है कि वो तो सिर्फ उस पर तरस खा रही थी। हालांकि यू उसे एश्योर करता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी कैलोरीज को ट्रैक करेगा। निको ये सुनकर टमाटर की तरह लाल हो जाती है।
3 दिन बीत जाते हैं और यू स्कूल जाना शुरू कर देता है। यू इस सोच में पड़ा था कि वो कजुकी को कैसे मनाएगा। वो फैसला करता है कि सबसे सही तरीका उसे सीधा जाकर बात करना है। वो उसके पास जाता है और कजुकी तो रोज की तरह अपनी फैन से घिरी हुई थी। यू उसके सामने आकर उसे ग्रीट करता है, लेकिन कजुकी के हिसाब से यू जैसा इंसान उससे बात करने के लायक नहीं है। यू कहते हैं तुम बहुत मतलबी हो, मुझे बस एक मौका देकर तो देखो, तुम मुझे चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। कजुकी कहती कि ये सब क्या कह जा रहे हो, एक बार घर चलो फिर तुम्हें बताती हूँ। सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं और पूछती कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। अब यू नीको की हेल्प लेने जाता है कजुकी के करीब आने के लिए, लेकिन जब वो उसे आवाज लगाता है तब नीको को सुबह की याद आ जाती है जब वो उसके सामने शर्मा गई थी। उसके दोस्त यू के पास दौड़ कर आते कि वो नीको से इतना फ्रेंडली कैसे हो रहा है, लेकिन नीको खुद ही गुस्से से फट पड़ती है, इसलिए वो भागकर छोटी बहन मीवा के पास जाने का डिसाइड करता है। इस दौरान मीवा क्लास में अकेली बैठी अपने फोन में शोगी खेल रही थी। वो सुनती कि आगे बैठी लड़कियों को मैथ के किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो वो आसानी से उन्हें उसका आंसर बता देती है, लेकिन हैरान होने की जगह वो डर कर वहाँ से उठ के चली जाती हैं। जब यू क्लास में घुसता है तो देखता है कि बाकी दोनों बहनों से बिल्कुल उल्टा मीवा के आसपास कोई नहीं है। यू सीधा जाकर उसे पूछ लेता है कि क्या वो उसे साथ लंच करेगी, लेकिन वो साफ मना कर देती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यू उसे खाते हुए देखे। हालांकि यू भी जिद्दी था, वो पूरे कॉरिडोर में उसका पीछा करने लगा। आखिर वो दोनों थक जाते हैं और मीवा हारी मान लेती है। यू नोटिस करता है कि मीवा क्लास में किसी से बात नहीं करती। मीवा कहती कि वो लोग बेतुकी बातें करती हैं, मैं तो एक रॉयल हूँ और उनसे अलग हूँ। यू उसकी हालत अच्छे से समझ पा रहा था क्योंकि वो भी एक रॉयल है। मीवा चिढ़ जाती कि वो कैसे रॉयल हुआ। यू बताता है कि वो रॉयली इडियट है, रॉयली कमजोर है और रॉयली बौना भी है। मीवा उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों को सुनकर एक प्यारी सी स्माइल देते हुए उसे पागल बोलती है। शांत होने के बाद वो दोनों लंच करते हैं और मीवा बताती है कि कजुकी के करीब आने के लिए उसे उसके फेवरेट खाने के बारे में जानना पड़ेगा। मीवा को याद आता है कि जब कजुकी 3 साल की थी तो वो चाहती थी कि उनकी माँ उसके लिए अलग से स्पेशल खाना बनाए। उस वक्त वो काफी खुश रहा करती थी और यू तो डर ही जाता है कि उसकी मेमोरी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शाम को घर पे यू कुछ स्पेशल बनाने का सोचता है कि तभी कजुकी आती है और यू के सामने बेहोश होकर गिर जाती है। कजुकी बोलती है अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस थोड़ी सी थक गई हूँ, लेकिन उसका माथा इतना गर्म था कि मीवा का हाथ जल गया उसे छूते ही। यू उसके लिए दलिया बना के लाता है, लेकिन वो सबको कमरे से भगा देती है, ये कहते हुए कि उसे उनकी मदद की जरूरत नहीं है। असल में कजुकी बहुत शर्मिंदा थी कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान खुद नहीं रख सकती। अगले कुछ दिनों तक यू उसके लिए कई सारी डिशेस बनाता है, लेकिन कजुकी हर एक को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि ये सब बेकार है, जिससे यू बौखला जाता है। आखिर वो सीधा उसके कमरे में घुस जाता है और इस बार जब वो उसे कमरे से बाहर निकालने जाती है तब वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। यू कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपनी रिहर्सल्स मिस कर देगी। वो सजेस्ट करता है कि वो उसका एक्टिंग पार्टनर बनेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। फिर वो नौटंकी करता है कि आखिर मैं बेटा भी तो महान एक्ट्रेस सुबारू का हूँ जिसने अपना डेब्यू 2 साल की उम्र में ही कर लिया था। कजुकी को एक पल के लिए लगता है कि शायद वो सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करता होगा, लेकिन जब वो डायलॉग बोलना शुरू करता है तो वो तुरंत उसे कमरे से बाहर निकाल फेंकती है। हालांकि वो हार ही नहीं मानता और हर रोज उसके साथ प्रैक्टिस करने आता है और वो बार बार उसे रूम से भगा देती है। बचपन से लेकर अभी तक सभी लोग कजुकी की तारीफ करते हैं कि वो एक प्रोडिजी है। वो हर बार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है, तो हारी मान लेने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उसे जल्दी से जल्दी ठीक होना पड़ेगा ताकि वो रिहर्सल्स रिज्यूम कर सके। रात में जब वो पानी पीने के लिए नीचे आती है तो देखती कि यू सिर्फ उसका एक्टिंग पार्टनर बनने के लिए पूरी रात जागकर उसके ड्रामास देख रहा है। उसकी मेहनत कजुकी के दिल को छू जाती है, लेकिन उसकी एक्टिंग अभी भी कचरा थी। प्रैक्टिस तो वो बहुत तगड़ी करता था, लेकिन जब वो कजुकी के सामने परफॉर्म करता था तो पूरे सीन का कबाड़ा कर देता था। उसी रात के बाद से कजुकी के यू के बारे में थॉट्स बदल गए, क्योंकि वो मेहनत तो बहुत करता था लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ी गड़बड़ी कर देता था। इसलिए अगले दिन वो उसे फिर से मौका देती है। शुरुआत में तो वो रोज की तरह फिर से हक देता है, लेकिन कजुकी के हल्का सा पुश करने के बाद वो 14 सालों में पहली बार इमोशंस के साथ परफॉर्म कर पाता है। कजुकी को रियलाइज होता है कि वो बुरा लड़का नहीं है और उसे थोड़ी सी जलन भी होती कि वो एक छोटी सी लाइन से इतना इमोशनल हो गया। अब उसे जल्द से जल्द स्टेज पर जाना था, इसलिए वो हारी मान जाती है और यू का बनाया हुआ खाना खाने को राजी हो जाती है। यू बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो शर्माते हुए बोलती कि इतना उछलो मत, मेरी एक शर्त भी है। फिर वो एकदम से बेड पर जाके चादर लपेट कर लेट जाती है ताकि होने वाली एम्बैरेसमेंट के लिए खुद को तैयार कर सके। हिम्मत जुटाने के बाद वो यू को बताती कि उसे गाजर, मशरूम और बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। यू बौखला जाती कि इतने दिनों से उसकी सारी मेहनत सिर्फ इसलिए बर्बाद जा रही थी कि वो 2 साल की बच्चों की तरह सब्जियां खाने में नखरे दिखाती है। अगली सुबह कजुकी यू का बनाया हुआ खाना खा लेती है, जिसे देखकर दोनों बहनें सहम जाती कि ये हमारे साथ बैठ कर खाना कैसे खा रही है। कजुकी कहती है जब तक इसमें गाजर नहीं तब तक मुझे इसे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू उसके कान में आके चुपके से कहता है कि गाजर तो मैंने घिस के डाली है इसमें, जिससे वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। यू काफी खुश था कि इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार उसने तीनों बिल्लियों को अपनी कुकिंग के जरिए टेम कर लिया। छुट्टियों में तो वो उनके साथ बैठकर खाना खा लेता था, लेकिन वीक डेज में वो पूरा दिन प्रैक्टिस के लिए बाहर रहती थी। यू के लिए डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि उसने ये पहले भी झेल रखा है जब उसकी माँ शूटिंग की वजह से हफ्तों तक घर नहीं आती थी, जिस वजह से ही उनके रिश्ते में दरार आ गई। उसे रियलाइज होता है कि उसकी माँ की तरह ही वो तीनों बहनें भी गिफ्टेड हैं। उसे फिर से याद आता है कि उनके पापा ने उसे उनका हेल्पिंग हैंड बनने को कहा था और उसकी माँ ने गुजरने से पहले उसे खुशहाल परिवार बनाने को कहा था, लेकिन उसे तो पता नहीं था कि ये खुशहाल परिवार होता कैसे। इसलिए वो अपनी माँ का फेवरेट शो देखता है। उसमें उसकी माँ एक सुंदर सी वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और उनके पास एक घर और बच्चे थे जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। उसी वक्त तीनों बहनें घर आ जाती हैं। नीको तो सरप्राइज हो जाती कि वो रोमांटिक शो देख रहा है। कजुकी नोटिस करती कि वो अपनी माँ का शो देख रहा है और वो अंदाजा लगा लेती कि शायद यू को अपनी माँ की याद आ रही है। कजुकी उसके पास जाकर कहती है कि उन तीनों को खुश करने के लिए उसे घर का काम वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आखिर वो यहाँ मुफ्त में रह रहा है। इस बात से यू गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि एक समय ऐसा था जब उसके और उसकी माँ के बीच काफी दूरियां बढ़ गई, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि उसमें और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है तब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा।
ये उन तीनों बहनों को सीधा कह देता है कि वो उनके करीब आकर एक खुशहाल परिवार बनाना चाहता है, जिससे तीनों शॉक्ड हो जाती हैं। निको कहती है कि वो जितना सोच रहा है उतना आसान नहीं है। उसी वक्त शो में यू की मम्मी का वेडिंग सीन चल रहा था, जिसे देखकर वो सोचती कि क्या खुशहाल परिवार से यू का मतलब उनसे शादी करना है। वो तीनों तो खुद को वेडिंग ड्रेस में भी इमेजिन करने लगती हैं, लेकिन फिर सोचती कि वो यू जैसे एवरेज और लूजर लड़के के साथ कभी शादी नहीं करने वाली है। तभी यू निको का बर्थडे पूछता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है। असल में वो बस इतना जानना चाहता था कि यू से बड़ा या फिर वो यू से बड़ी है, ताकि वो उसे छोटी बहन या बड़ी बहन कहकर बुला सके। ये सुनकर पता नहीं क्यों वो तीनों गुस्से से आग बबूला हो जाती है। नहाते वक्त निको सोच रही होती कि यू सच में कितना भोंदू लड़का है। घर में 3 सुंदर लड़कियां हैं जिनका उससे कोई सगा रिश्ता नहीं है, और वो पूछ रहे कि छोटी बहन बड़ी बहन कौन होगी। अचानक से उसे यू के चीखने की आवाज आती है और वो भाग कर जाती है देखने के लिए कि क्या हुआ। पता चलता है कि यू को ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच बनाना था, लेकिन वो ब्रेड लाना ही भूल गया। निको कहती है इतनी सी बात के लिए तुम इतनी तेज चिल्लाए। यू से डांटता है कि तुम फिर से टॉवल लपेट कर आ गई, ठंड लग जाएगी ना तुम्हें। वो शर्मा जाती है और वहां से जाने लगती है कि तभी मीवा पीछे से आ जाती है और पूछती कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है, पिछली बार भी तो यू ने तुम्हें टॉवल में देख रखा है, कहीं तुम्हारा कोई चक्कर वगैरह तो नहीं चल रहा यू के साथ। निको तुरंत चिल्लाकर उसे चुप करा देती है। तभी यू मीवा को उसके फोल्ड किए हुए कपड़े देता है और धोखे से उनका हाथ टच कर जाता है। वो उसे नीचे गिरा देती है और बोलती कि इन्हें ढंग से फोल्ड करो। यू बौखला जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सिर्फ उसे परेशान करना चाहती है। अब मीवा का भी चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था, तो निको उससे पूछती कि क्या यू उसका भी क्रश है। मीवा पूछती है मेरा भी से तुम्हारा क्या मतलब है, और इसी बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ जाती है। उसी वक्त कजुकी भी वहां आ जाती है और उन दोनों को यू जैसे लड़के के पीछे लड़ते हुए देखकर चिढ़ाने लगती है। यू कहता है तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है तो क्या तुम इसे ऊपर वाली शेल्फ पर रख दोगी। हालांकि जैसे ही वो उसे प्यार से थैंक यू बोलता है तब वो भी शर्म से लाल हो जाती है और फौरन मुंह मोड़ लेती है, लेकिन मुंह भी उसने उस तरफ मोड़ा था जिस तरफ मीवा और निको थी, और वो उसे भी उनकी तरह शर्माते हुए देख लेती हैं। अब तीनों लड़ना शुरू हो जाती है, इसलिए यू को उनके बीच आकर पूछना पड़ता है कि आखिर वो तीनों बहस किस लिए कर रही हैं। ये सुनकर तीनों चिढ़ जाती है और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। यू की नजर वहाँ पहले कबाड़ पर जाती है और तब वो आग बबूला हो जाता है। यू को ये रियलाइज होता है कि असलियत में उसकी माँ के शो जैसी फैमिली बनाना आसान नहीं है, लेकिन जब पहली बार सबने साथ में बैठकर खाना खाया था तब उसे बहुत अच्छा लगा था। इसलिए उन बहनों को करीब लाने के लिए अगर उसे थोड़ी और मेहनत भी करनी पड़े तो कोई गम नहीं। अचानक सफाई करते वक्त उसे उन तीनों की बचपन की फोटो मिलती है। उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखकर वो इमेजिन करता है कि वो तीनों उस वक्त कितनी खुश होंगी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह की खूंखार बिल्लियों में तब्दील हो गई, जो कि एक दूसरे को देखते ही काटने को दौड़ती हैं। यू उनसे एक एक करके पूछता है, लेकिन तीनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं थी कि वो फोटो उससे वहाँ छूटी है। यू को समझ आ जाता है कि तीनों में से एक तो झूठ बोल रही है, और जिसे वो फोटो वहाँ छूटी है वो अभी भी चाहती है कि चीजें वैसी हो जाएं जैसी पहली थी। अगले दिन स्कूल जाने से पहले वो बताती कि वीकेंड में तीनों को कॉम्पिटिशन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए उसे घर में अकेले रहना होगा, सारा काम खुद करना होगा, जो कि वो ऐसे भी करता ही था। उसे समझ भी आता है कि वो तीनों प्रोडिजी हैं, तो उनका शहर से बाहर आना जाना तो लगा ही रहेगा। स्कूल में यू चेक करता है कि वो तीनों कहाँ जा रही हैं, और उसे एक दमदार आइडिया आता है। उस रात वो तीनों के लिए दूध गर्म करता है और उन्हें बताता है कि उसने उनके लिए एक फेमस होटल बुक कर दिया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तभी मीवा कहती कि इसका मतलब उसे फिर से होटल का बोरिंग खाना खाना पड़ेगा। ये पूछता है क्या इसका मतलब तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है, पर वो तुरंत मना कर देती है। बाकी दोनों बहनें भी सेम यही बात सोच रही थी, लेकिन वो लकी है कि उनका दिमाग मीवा के मुंह से धीरे चलता है। अगले दिन शोगी चैंपियनशिप में मीवा की अपोनेंट को अगला मूव चलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन उसके चलते ही मीवा को गेम खत्म करने में 1 सेकंड नहीं लगता। जजेस मीवा के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को देखकर काफी इंप्रेस थे, लेकिन मीवा सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि उसकी अपोनेंट बहुत कमजोर थी। होटल जाते वक्त रास्ते में उसे दूर से चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दिखाई देता है, जिससे उसकी पुरानी यादें उभर के आने लगती हैं, लेकिन अब वो सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। रात में मीवा यू के बुक किए होटल में जाती है, तब कजुकी को वहाँ चेक इन करते हुए देखकर शॉक हो जाती है। वो एक दूसरे से पूछती कि वो यहाँ क्या कर रही है, कि तभी निको भी उसी होटल में आ जाती है। उनको रियलाइज होता है कि वो तीनों अपने कॉम्पिटिशन के लिए एक ही शहर में आए हैं। तभी यू वहाँ टपक पड़ता है और कहता है कि बहनें होने के बावजूद उन्हें ये तक नहीं पता है कि वो सेम शहर में कॉम्पिटिशन के लिए आई हैं। फिर वो बताता है कि वो सभी एक ही रूम में रहेंगी, और जब वो पूछती है कि ऐसा क्यों, तब वो बताता है कि ताकि खाली समय में वो एक दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकें। आगे वो बताता है कि वो उनको फेस्टिवल घुमाएगा जैसे वो बचपन में घूमती थी। खुश होने की जगह वो उस पर भड़क जाती कि उनके टूर्नामेंट से एक दिन पहले ही उसे ये सब करने का सूझा। ये उन्हें मनाने के लिए एक मंदिर के बारे में बताता है जहाँ जाने से उनका लक बढ़ जाएगा। निको मना कर देती कि असली चैंपियंस को लक वगैरह की जरूरत नहीं होती जीतने के लिए, लेकिन यू उन्हें बताता है कि उन्हीं की फील्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी और अभिनेता सब उस मंदिर में जाते हैं। उन्हें फेस्टिवल के टेस्टी खाने के बारे में भी बताता है, जिसे देखकर वो कहती कि ये होटल के खाने से तो काफी बेहतर लग रहा है। सबसे पहले कजुकी चलने को राजी होती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी, अगर उन्हें उसके साथ घूमना है तो उन तीनों बहनों को ट्रेडिशनल कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये उन्हें किमोनो रेंट करने की दुकान पर ले जाता है, और उनके अंदर आते ही वहाँ की ओनर मशहूर मिका दोनों सिस्टर्स को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत उन्हें दुकान के सबसे अच्छे किमोनो ट्राई करवाना शुरू करती है, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन यू नोटिस करता है कि निको एक किनारे चुपचाप बैठी है और किमोनो पहनने से मना कर रही है। ये उसे कहते हैं कि इतने सारे सुंदर किमोनो हैं वहाँ पे, वो उनमें से कोई तो ट्राई करे, लेकिन वो मना कर देती है। तभी ओनर वहाँ आती है और उसे एक सादा सा फीके रंग का किमोनो देती है, ये कहते हुए कि उसके टॉम बॉय लुक पे बिल्कुल सूट करेगा। निको को याद आता है कि कैसे उसे बचपन में सुंदर ड्रेसेस पहननी थी, लेकिन उसे जबरदस्ती लड़कों के कपड़े पहनाए गए। अचानक से ये उसके लिए एक गुलाबी रंग का किमोनो लेकर आता है। बाकी दोनों और ओनर कहती कि ये रंग और लड़कियों वाले कपड़े उस पर नहीं जचेंगे, लेकिन यू कहता है ऐसा नहीं है, निको इसमें बहुत खूबसूरत लगेगी। जो बात निको को छू जाती है और वो उसे ट्राई करने को मान जाती है। जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है तब सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। फिर वो फेस्टिवल में जाते हैं और वहाँ पहुंचते ही कजुकी को लड़कियों का एक झुंड घेर लेता है। सभी उसकी एक्टिंग की तारीफ कर रही थी।
इस दौरान यू और बाकी दोनों उससे बिछड़ जाती हैं। यू तो बौखला जाता है कि ये समय काजुकी को अपनी बहनों के साथ बिताने के लिए था। हालांकि जब वो देखता है कि काजुकी अपनी फैंस के साथ कितनी खुश है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता। उसी वक्त हम एक लड़की को देखते हैं जो उन्हीं लड़कियों के साथ थी लेकिन काजुकी की फैन नहीं थी और उसे देखकर चिढ़ रही थी। वो वहाँ से चली जाती है लेकिन चलते चलते उसकी स्लीपर्स टूट जाती हैं और वो गिरने वाली थी, लेकिन काजुकी एक राजकुमार की तरह उसे बचा लेती है और पूछती क्या तुम ठीक हो। फिर वो सबके सामने उसे गोदी में उठाकर ले जाती है और सारी लड़कियां वो देखकर सोचती थी कि काश उसकी जगह वो होती। काजुकी उसे बैठा देती है और वो उसे थैंक्स बोलती है, पर जैसे वो वहाँ से जाने लगती है उसे कोई झाड़ियों में खींच लेता है। वो चिल्लाती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई, तब वो और कोई नहीं बल्कि अपना यू था जो कि उसे खाना देता है और चाहता था कि वो भी फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करे। काजुकी कहती है खाना अपने पास ही रखो, तो हमेशा मुझे खाना दिखाकर बहला नहीं सकते। तभी वो एक बैंडेड निकालता है और कहता है कि मैंने देखा था कि तुम टाइट सैंडल्स की वजह से थोड़ा लड़खड़ा के चल रही थी। काजुकी कहती है कि तुम इतनी देर से मुझे छुप छुप कर देख रहे थे, कितने क्रीपी हो तुम। हालांकि यू उसकी बात नहीं सुनता और सीधा बैंडेड लगाने के लिए उसका पैर खींच लेता है। उसके पैर पे लगी चोटों को देखने के बाद यू को बहुत बुरा लग रहा था कि उसे इतनी चोटें होने के बावजूद एक लड़की को उठा के चलना पड़ा। वो उसे डांटते कि तुमने किसी की मदद क्यों नहीं मांगी, लेकिन काजुकी कहती कि मैं तो उन लड़कियों की प्रिंस चार्मिंग हूं ना, मैं उनसे कैसे बोलती। ये उसका लॉजिक सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि प्रिंस को भी कभी कभार प्रिंसेस बनने का पूरा हक है। फिर वो बोलता है चलो अपना पैर लाओ और हैरानी से उसे दे भी देती है और ये उसके पैर पे बैंडेड लगाता है। इस दौरान मीवा और निको मछली पकड़ने का गेम खेल रही थी जिसमें निको एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। उसी वक्त यू और काजुकी वहां जाते हैं और दोनों बहनें काजुकी को अजीब सा मास्क पहने हुए देखकर हंसने लगती हैं, लेकिन ये उन्हें बताता है कि उसने ये इसलिए पहना है ताकि लड़कियां उसके पीछे ना पड़े। यू और काजुकी भी उन दोनों के साथ बैठकर वो गेम खेलने लगते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ता है। मीवा काजुकी को चिढ़ाती है कि तुम मास्क पहने ही रहना, वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा गुस्सा ही चढ़ा रहता है। कुछ ही राउंड्स में तीनों फॉर्म में आ जाती हैं और अब यू उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो ये मौका देखकर वहां से उठकर चला जाता है ताकि वो उनके लिए तब तक अगला गेम सोच सके। वो फेस्टिवल के इवेंट में जाता है जिसमें कंटेस्टेंट्स को लोटस लीफ पर चल के पूरे तालाब को पार करना होगा और जो एक कर लेगा उसे कभी ना हारने का लक मिल जाएगा, और मंदिर की सुनहरी मूर्ति के साथ एक फोटो भी जो कि बचपन में तीनों बहनों ने ली थी। यू इसे जीतना चाहता था क्योंकि वो जानता है कि इन तीनों के लिए कितना खास होगा। जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है एक बंदा पानी में गिर जाता है और उन्हें रियलाइज होता है कि कुछ लोटस लीव्स डूब भी रही हैं। एक एक करके सारे लोग गिरते रहे। उन्हें देखकर वहाँ का इवेंट ऑर्गेनाइजर हंस रहा था और सोच रहा था कि कैसे एक बार 3 बहनों ने कितनी आसानी से पूरे तालाब को पार कर लिया था। जब यू की बारी आती है तो वो भी पानी में गिर जाता है, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह नहीं था जो कि जल्दी हारी मान रहे थे। यू हारी नहीं मानता और इतनी बार ट्राई करता है कि वहाँ के लोग सोचने लगते कि कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गया है। 1 घंटा बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन यू अभी भी नहीं हारी मानता। ऑर्गेनाइजर तो ये तक कह देते कि हम तुम्हें जीता हुआ घोषित कर देंगे क्योंकि सब जा चुके हैं, लेकिन वो किसी की भीख में दी हुई जीत नहीं लेना चाहता था। वो इमेजिन करते हैं कैसे पहले उन तीनों ने साथ में एक दूसरे की मदद करके वो कंपटीशन जीता होगा। इसी विश्वास के साथ वो फिर से भागता है, लेकिन इस बार वो किसी पत्ती में नहीं गिरता और सीधा तालाब को पार कर जाता है। ऑर्गेनाइजर उसे जीत की बधाई देते हैं और कहते हैं कि आप फोटो खींच लो, लेकिन ये उनसे रुकने को बोलता है और उन तीनों को बुलाने चला जाता है। हालांकि बाहर निकलते उसे पता चलता है कि बारिश की वजह से फेस्टिवल बंद कर दिया गया है और उसके सिवाय वहाँ कोई नहीं है। उसे रियलाइज होता है कि इस बार उससे गड़बड़ी हो गई। वो तो उनको मजे कराने लाया था लेकिन पूरे समय खुद ही में डूबा रहा। उसे याद आता है कि वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, उसने ही उनका समय बर्बाद किया। तभी अचानक से वो तीनों छाता लेकर उसके सामने आ जाती और छाते से उसे अच्छे से ढक देती ताकि वो भीगे ना। वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम लोग मुझे छोड़ के नहीं गई। वो बोलती कि अब वो इतनी भी गैर गुजरी नहीं है। काजुकी उसे याद दिलाती कि वो उन्हें यहाँ लेकर आया था तो उसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। यू ये सुनकर फिर से खुश हो जाता है। तीनों बहनें उसे भीगे हुए देखकर एक साथ अपना छाता ऑफर करती हैं और तीनों शर्मा जाती कि उन तीनों को एक ही चीज चाहिए कि वो यू के साथ एक ही छाते के नीचे चल सकें। वो रॉक पेपर सीजर्स खेलने का डिसाइड करती है जिसमें जो भी हारेगा उसे यू के साथ अम्ब्रेला शेयर करना पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर सबको हारने का मन था। आखिर में निको हार जाती है। जब वो उसके साथ चल रही थी तब उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि कहीं वो निकल के बाहर ना आ जाए। होटल में तीनों ओपन बात में आती हैं। निको उस पल को याद कर रही थी जब वो यू के साथ चल रही थी और सोचती है कि उसका दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा था। निको अचानक से अपने ब्रेस्ट के साथ खेलने लगती है जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि निको उन्हें बड़ा करना चाहती है ताकि यू को सोने के लिए एक आरामदायक जगह मिल सके। उन दोनों को बेचारी पर तरस आ रहा था कि इस चीज में तो बेचारी उनसे कभी मुकाबला नहीं कर पाएगी। बात से निकलने के बाद वो यू को देखती जो कि शायद कुछ ढूंढ रहा था और अभी भी कीचड़ में लिपटा हुआ था। जब वो पूछती कि वो क्या कर रहा था वो बताता है कि उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस देने के चक्कर में वो इतना बिजी हो गया कि अपने खुद के लिए रूम बुक करना ही भूल गया। वो उनसे कहते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो तो कहीं भी सो जाएगा, और बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। लेकिन काजुकी उसे रोक लेती है और अगले सीन में वो उनके कमरे में होता है। तीनों बहनें एग्री करती कि वो ऐसी उसे सड़क पर सोने के लिए तो छोड़ नहीं सकती, खासकर अब जब वो उसके साथ इतने दिनों से रह रही है। यू उन्हें थैंक्स बोलता है और बताता है कि उसे नहाने जाने के लिए एक बाथरोब की जरूरत पड़ेगी। वो काजुकी के पास जाके पूछता है और उसे इतना नजदीक देखकर वो शर्मा जाती है। फिर मीवा उसके लिए बाथरोब ढूंढने की कोशिश करती है और जब वो उसके पास आता है तब वो भी ब्लश करने लगती है। निको क्लोजेट में चेक करती है और यू देखता है कि ऊपर एक स्पेयर रोब रखा है। निको छोटी थी इसलिए वहां तक पहुंच नहीं सकती थी, इसलिए यू उसे उठाता है। निको को तो उसके इतना पास होने की वजह से उसे गले लगाने का मन कर रहा था। जब यू नहाने चला जाता तब तीनों पगला जाती कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो खुद को रोक नहीं पाएंगी। उस रात यू के वहां होने की वजह से तीनों में से कोई नहीं सो पा रही थी, लेकिन खुद को दिलासा दे रही थी कि वो तो बस कॉम्पिटिशन को लेकर एक्साइटेड है। इस दौरान यू तो काफी खुश था कि उन्होंने खूब मजे किया और तो और आखिर में उसने उनकी साथ में उसी स्टैचू के साथ फोटो भी ले ली। शुरू में तो वो स्माइल नहीं कर रही थी, लेकिन जब वो पेड़ से टकरा के और भी गया तो वो हंसने लगी और उसने उसी वक्त उनकी परफेक्ट फोटो क्लिक कर ली। वो खुश था कि उसने उनकी पुरानी फोटो को रिक्रिएट कर दिया, लेकिन जब उसे अपने बैग से चेक करने के लिए निकालता है तब वो उसमें नहीं होती। उसकी जगह
जगह यू को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि उस फोटो की असली मालकिन ने वो वापस ले लिया। हालांकि यू बिल्कुल दुखी नहीं था क्योंकि अब उसे पता था कि उन तीनों में से एक तो है जिसे सच में खुशी है कि उन्होंने साथ में ट्रिप करी। यही सोचते सोचते वो सो जाता है। अचानक से तीनों बहनें उठ जाती है और कहती देखो इसको हमारी नींदें उड़ाकर खुद कितने चैन से सो रहा है। फिर वो पूरे दिन को याद करने लगती है कि कैसे यू ने निको के लिए गुलाबी रंग का फूलों वाला किमोनो सेलेक्ट किया था जैसा कि उसे बचपन में पसंद था। निको कहती हाँ ये तो सच है, और ये भी सच है कि कैसे यू ने कजुकी को उसके फैन से अलग कर उसकी खुद की खुशी के लिए कुछ करवाया। मीवा उन दोनों की बातें सुनकर हंस रही थी, लेकिन वो उसे याद दिलाती कि वो तो एक बूंद भी नहीं बदली है। बचपन से ही फेस्टिवल में उसे सारे गेम खेलने होते थे जबकि वो किसी में नहीं जीती और कजुकी को उसकी छुप छुप कर मदद करनी पड़ती थी। वो कंफ्यूज हो जाती कि वो अचानक से इस तरह से बातें कैसे करना शुरू कर दी। कजुकी बोलती कि कैसे वो एक ही घर में रहने के बावजूद एक दूसरे से कितना डिस्टेंट रहती हैं। तीनों अपने अपने कामों में बिजी। उन्हें रियलाइज होता है कि यू का उनको साथ लाने का गोल पूरा हुआ। हमें पता चलता है कि वो फोटो मीवा के पास है जो कि बहुत खुश है कि वो तीनों फिर से एक साथ वैसे ही मजे कर पाई जैसे वो बचपन में करती थी, फिर चाहे ये एक ही रात के लिए क्यों ना हो। और इस सब की वजह यू है। फेस्टिवल वाली ट्रिप के बाद से तीनों बहनें एक दूसरे से असल बहनों की तरह बात करने लगी, जिसे यू काफी खुश था। उसे याद आता है कि उसने उनके लिए अच्छा खाना बनाने का प्रॉमिस किया था, इसलिए स्कूल के सीधा बाद वो खुशी खुशी खाना बनाने के लिए घर जाता है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो नोटिस करता है कि वहाँ किसी और के भी जूते रखे हैं। अंदर वो उन तीनों को एक आदमी के सामने खड़ा देखता है और जब वो बोलना शुरू करता है तब यू को रियलाइज होता है कि वो उन तीनों के पापा हैं। वो तुरंत उनको उनके घर में रुकने देने के लिए थैंक्स बोलता है। उनके पापा सुबारू की मौत पर अपना दुख बयां करते हैं, लेकिन यू से कहते हैं कि अगर वो मेहनत करेगा तो अपनी माँ के टैलेंट को जिंदा रख सकता है। अचानक यू नोटिस करता है कि वो तीनों इतनी शांत हैं जैसे कि उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। उसे पता चलता है कि उनके पापा उनसे उनके अचीवमेंट्स और प्रोग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं। तीनों बोलती हैं कि वो अपने अपने फील्ड्स पर सबसे टॉप पे हैं। उनके पापा उन्हें ऐसे ही मेहनत करते रहने को बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ये उन्हें रोकता है और बोलता है कि वो खाना बनाने ही जा रहा है तो वो खा कर जाए। हालांकि वो कहते हैं कि उन्होंने पहले ही अपनी बेटियों का हाल चाल पूछ लिया है तो रुकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो फेस्टिवल वाले मास्क को नोटिस करते हैं और यू खुशी से बताते हैं कि कैसे वो और बाकी दोनों साथ में फेस्टिवल गए थे। वो पूछते हैं कि ये किसका आइडिया था, जिस पर वो बताता है कि ये उसी का आइडिया था। वो चाहता था कि तीनों बहनें अपने बचपन को एक बार फिर से जी सकें और उस लगी स्टैचू के साथ फोटो खिंचवा सकें। अपनी बेटियों की खुशी में खुश होने की जगह वो यू के पास आते हैं और बोलते हैं कि उनकी बेटियों को फालतू के लक वगैरह की जरूरत नहीं है जीतने के लिए। फिर वो बताते हैं कि उन्हें पता है कि यू खुद कितना निकम्मा है, उसमें कोई टैलेंट नहीं है और वो किसी काम का नहीं है। अपनी माँ के नाम पे कलंक लगाने के सिवाय उसने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है। वो मास्क तोड़ देते हैं और कहते हैं कि उसके जैसे टैलेंटलेस लड़के के लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। वो यू के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे कस के दबाते हैं, ये जताते हुए कि वो नहीं चाहते कि अब वो वहाँ रुके। लेकिन वो उसे निकलने के लिए कह पाते उससे पहले ही लड़कियां तुरंत उनके बीच में आ जाती है। वो बताती है कि भले यू के पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन वो घर का ध्यान इतने अच्छे से रखता है जितना कोई नहीं रख सकता। उनके पापा ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटियां ऐसे टैलेंटलेस लड़के के साथ रहना चाहती हैं। वो शर्माते हुए बोलती हैं कि वो यू को अपनी जिंदगी में चाहती हैं क्योंकि उसकी ही वजह से वो अपने गेम में टॉप परफॉर्मिंग रहेंगी। और ये सारी बातें यू के दिल को छू जाती हैं। अपनी बेटियों की बातें सुनने के बाद वो यू को वहाँ रहने देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उन तीनों से साफ कह देते हैं कि वो सिर्फ अपने कैरियर पे ध्यान दे और ये किसी भी तरह के आलतू फालतू फेस्टिवल और फर्जी की चीजों पे अपना समय बर्बाद ना करें। जब वो चले जाते तब यू उन्हें खाना खाने को कहता है, लेकिन नीको मना कर देती है, ये कह कर कि आज की बातों से उनका पेट भर गया है। एक हफ्ते बाद यू फिर से वहीं आ गया था जहाँ से उसने शुरू किया था और अब उसे समझ आ गया था कि वो तीनों बचपन से इतनी टैलेंटेड नहीं थी, बल्कि उस खोसट बुड्ढे ने उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर किया। यू तो अभी भी यही सोच रहा था कि वो तीनों अपने खुद के पापा के सामने कितनी बुझी बुझी सी लग रही थी। इस दौरान नीको अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर रही थी, कजुकी एक्टिंग और मीवा शोगी खेल रही थी। जब उनके खाने का समय होता है तब मीवा यूकी के बनाई हुई पुडिंग को याद करती है और दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ बाकी दोनों भी यू के बनाए हुए खाने को बहुत मिस कर रही थी। घर पर यू अभी भी इस बात से परेशान था कि उनके पापा को ये क्यों लगता है कि वो उनकी बेटियों के प्रोग्रेस में दखल देता है, जबकि वो तो बस इतना चाहता था कि वो तीनों साथ बैठकर खाना खाए और बहनों की तरह एक दूसरे से बातें करे। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जब उसे फिर से अपनी माँ की बात याद आती है तब वो ठान लेता है कि नहीं, वो ऐसे ही अपने खुशहाल परिवार के सपने को जाने नहीं दे सकता। अगली सुबह तीनों स्कूल जाने के लिए निकलती हैं और नीको दुखी होकर पीछे मुड़ के देखती है क्योंकि वो उन्हें जाने से पहले संभल कर जाना नहीं बोल रहा था। लेकिन स्कूल में लंच के वक्त जब नीको अपना यूजुअल प्रोटीन बार खाने जा रही थी तब उसकी दोस्त उसे टोकती हैं कि वो इतना सादा खाना कैसे खा लेती है। वो कहती कि उसे सिर्फ प्रोटीन से मतलब है, स्वाद से नहीं। हालांकि जब वो बैग में हाथ डालती है तो उसे एक टिफिन बॉक्स मिलता है जिसमें घर का बना हुआ खाना था और वो इतना अच्छा था कि उसकी फ्रेंड्स को जलन होने लगी। दूसरी तरफ बाकी दोनों के साथ भी ऐसा ही होता है, उन्हें भी घर का बना खाना मिलता है और उन तीनों को ही पता था कि ये सब यू ने किया है। खाने को देखते ही नीको का दिल जोर से धक धक करने लगता है कि यू को अभी भी उसकी चिंता है। इधर यू क्लास में सो रहा था क्योंकि बेचारे ने सुबह 4 बजे उठकर तीनों के लिए लंच बनाया था। घर पर यू ये देखकर बहुत खुश होता है कि तीनों ने अपना लंच पूरा सफा चट कर दिया। वो तीनों से सामने बुलाकर बात करती हैं और कहती हैं कि वो उसके यहाँ रहने के लिए अपने पापा से लड़ सकती हैं, लेकिन उसे हर रोज उनकी मदद करनी होगी और ये पक्का करना होगा कि वो अपने फील्ड में सबसे ऊपर हैं। यू की खुशी तो 7वें आसमान पर थी कि आखिर उन तीनों ने उसे एक्सेप्ट कर ही लिया। अगली सुबह यू उन तीनों को लंच बॉक्स देता है और जब उन्हें जाते वक्त अपना ध्यान रखने को बोलता है तब तीनों शर्मा जाती हैं। रिहर्सल्स में कजुकी विग ट्राई करती है क्योंकि इस बार उसे एक फीमेल का रोल प्ले करना था। इस बीच नीको ट्रेनिंग कर रही होती है और तभी उसे अपने सीनियर और मेंटर का कॉल आता है जो कि उसे कहते हैं कि वो उसका टूर्नामेंट देखने आएगा और उसे पूरी उम्मीद है कि नीको ही जीतेगी। दूसरी तरफ मीवा एक ग्रैंड मास्टर के साथ शोगी खेल रही थी, जिन्हें पूरा भरोसा है कि मीवा ही अगली शोगी चैंपियन होगी। घर जाते वक्त तीनों का चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था क्योंकि उन पर अपने सीनियर्स और पीयर्स का प्रेशर था। जब वो घर पहुंचती है तब यू उन्हें ग्रीट करता है। वो घर पर ही उनके डिनर के लिए उड़ान बना रहा था।
लेकिन जब वो फिसल के गिर जाता है तब एक पल के लिए तीनों अपनी टेंशन भुलाकर हंसने लगती हैं। फिर यू उन्हें अपने हाथों से बने हुए उड़ान देता है, लेकिन एक और खाते उन्हें समझ आता है कि वो तो बिल्कुल एवरेज है। हालांकि उनके पापा से बिल्कुल उल्टा अब उन्हें एवरेज चीजों की अहमियत समझ आ चुकी थी। खाने के बाद यू प्लेट्स धुलता है, तभी कजुकी उसकी मदद करने के लिए वहां आ जाती है। यू उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि आज इस पर कौन सा भूत सवार हो गया, लेकिन कजुकी बताती है कि उसे कुछ लड़कियों वाले काम भी सीखने हैं। यू उसे बताता है कि बर्तन धोना किसी स्पेसिफिक जेंडर का काम थोड़ी है। फिर यू उससे उसके आने वाले ऑडिशन के बारे में पूछता है और कजुकी बताती है कि वो उसको लेकर थोड़ा एंग्शियस है। लेकिन जब वो घर में घुसते यू को देखी तो उसकी सारी चिंता दूर हो गई, इसलिए उसे लगता है कि अब वो कर लेगी। तभी वो यू की उंगली पर लगी चोटों को देखती है और हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि यू को तो बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है। यू उसे बताता है कि वो कोई कुक वगैरह थोड़ी है, उसे तो ढंग से चाय भी नहीं बनानी आती थी। ये तो उसके एफर्ट्स हैं जिससे खाना अच्छा बनता है। तभी अचानक से उससे प्लेट नीचे गिर जाती है, लेकिन वो टूटती नहीं क्योंकि उसने सारी प्लेट्स हार्ड प्लास्टिक से बदल दी थी। फिर यू प्लेट्स कबर्ड में रखने जाता है, लेकिन थकान के मारे चक्कर खा के गिर जाता है। उसकी नाक से खून आने लगता है और जब कजुकी उसे उठाने भागती है तब वो भी चॉपस्टिक से फिसल के नीचे गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को धोखे से किस कर देते हैं। कजुकी फौरन उठ जाती है और यू तो सन्न रह गया था। होश में आती वो तुरंत उससे माफी मांगते कि ये बस एक एक्सीडेंट था। हैरानी से गुस्सा होने की जगह कजुकी एकदम शांत थी। वो कहती है कोई बात नहीं, ये बस एक छोटा सा हादसा था और कुछ नहीं, और इतना कहकर वो अपने रूम में वापस चली जाती है। यू कजुकी की मैच्योरिटी से काफी इंप्रेस था और सोच रहा था कि कजुकी को किससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ा होगा, क्योंकि वो तो एक एक्ट्रेस है और उसे तो लोगों को किस करने की आदत पड़ चुकी होगी। लेकिन बेचारे को ये नहीं पता था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगले दिन निको कजुकी को टीवी खोलने को कहती है, लेकिन जब कजुकी उसमें एक कपल को किस करते हुए देखती है तब तुरंत उसे ऑफ कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर वो मीवा को यू की बनाई हुई पुडिंग खाते हुए देखती है। मीवा उसे भी पुडिंग ऑफर करती है, कहते हुए कि वो बिल्कुल एक मीठी किस की तरह लग रही है। और इधर भी किस सुनते ही कजुकी तुरंत अपने रूम में भाग जाती है और कल को याद करके बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। अचानक से यू अंदर आ जाता है, वो उस पर चिल्ला पड़ती कि दरवाजा खटखटा के आया करो। यू माफी मांगता है और बताता है कि वो कल की किस के बारे में बात करने आया है। यू कहता है कि वो तो उस जैसे टैलेंटलेस लड़के को कभी किस नहीं करना चाहिए, जिस पर वो एग्री करती है। इसलिए वो बोलता है कि उसे मान लेना चाहिए कि वो किस कभी हुई नहीं और वो बेबुनियाद थी। यू को लग रहा था कि कजुकी यही चाहती है, लेकिन जब यू कमरे से बाहर जाता है तब कजुकी बौरा जाती है कि वो किस उसके लिए बेबुनियाद थी, उसका कोई मतलब नहीं था। बाद में रिहर्सल्स में कजुकी अपनी फीमेल रोल पर फोकस करने का सोचती है, क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि उसे एक महान एक्ट्रेस बनने के लिए पहले एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस बनना होगा। इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी कजुकी अभी भी एक लड़की की तरह आवाज निकाल रही थी, इसलिए वो अपने साथ की एक्ट्रेस को ध्यान से देखने का फैसला करती है। वो देखती कि कैसे उसकी को स्टार कितने प्यार से अपने डायलॉग्स को बोल रही है। कजुकी अपना प्रिंस का रोल प्ले करती है और जब उसे किस करने का टाइम आता है तभी यू की किस उसके दिमाग में आ जाती है और वो तुरंत पीछे हट जाती है। उसकी कोच बोलती कि आज की रिहर्सल्स पूरी हुई और कजुकी को बोलती कि उसे अपनी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि उसे उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर पड़ रहा है। घर पर वो यू के पास आती है और कहती कि वो उसके लिए जबरदस्त खाना बनाए जिससे उसकी परफॉर्मेंस में निखार है, जिसे यू तुरंत मान जाता है। वो खुश था कि चीजें फिर से नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन तभी कजुकी एकदम से उसके पास आ जाती है और बोलती कि वो उसके साथ संडे को डेट पर चलेगा। यू तो दंग रह जाता है और सोचता है कि क्या वो उस किस की वजह से बावली हो गई है। रेलिंग के पीछे छिपी मीवा और निको ये सब सुन रही थी और सोच रही थी कि उनकी बड़ी बहन यू जैसे टैलेंटलेस लड़के के साथ डेट पर जा रही है, और वो चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती हैं। इधर यू कजुकी से पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है, तब वो बताती कि असल में उसे अपने आने वाले ऑडिशंस की चिंता हो रही है, जिसमें उसे एक हीरोइन का रोल प्ले करना है, इसलिए उसे एक बार सच में हीरोइन होने का एक्सपीरियंस लेना है ताकि उसकी एक्टिंग एकदम असली लगे। यू उसकी तारीफ करता है कि वो अपने काम को कितना सीरियसली और प्रोफेशनली लेती है। कजुकी से वार्न करती कि वो ये बात और किसी को ना बताए। वो कहती है कि ज्यादा भावनाओं में मत बह जाना, लेकिन यू कहता है कि उसकी एक्टिंग में तब तक निखार नहीं आएगा जब तक वो एक असल डेट को एक्सपीरियंस नहीं करेगी। आगे वो बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास हमारी डेट के लिए कुछ स्पेशल है, जिससे वो शर्मा जाती है। अगले सुबह निको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उससे पूछती है कि संडे को वो कहीं जाना है क्या उसे। जब वो उसे बताता है कि नहीं उसे कुछ खास काम नहीं है, तब निको शॉक्ड हो जाती है कि वो उसके मुंह पर कैसे झूठ बोल सकता है, और वो उन दोनों को साथ में इमेजिन करने लगती है। इस दौरान मीवा भी उनकी स्पेशल डेट के प्लान के बारे में सोचकर पागल हो रही थी। रात में डिनर के वक्त भी उन दोनों का मुंह चिढ़ा रहता है और उनका ये चिड़चिड़ापन यू भाप जाता है। वो कजुकी से इशारों में कल की डेट के बारे में पूछता है और वो दोनों आग बबूला हो जाती हैं। संडे को यू कजुकी का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मीवा और निको छिपकर उसका पीछा कर रही हैं। उन दोनों ने एक दूसरे के लिए कपड़े चूज किए थे ताकि वो दोनों बेकार दिखे और कोई उन्हें पहचान ना पाए, लेकिन फिर भी दोनों क्यूट लग रही थी। फिर जब कजुकी वहां आती तो सारे लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगते कि किस जहां की सुंदरी आ गई। यू तो उसकी खूबसूरती को देखकर शौक में था, तो वहीं बाकी दोनों बहनें उसे जल रही थी। कजुकी उसे डेट शुरू करने को बोलती है और वो एक हीरोइन की तरह एक्ट करना शुरू कर देती है। यू तो खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे पहली बार एक लड़के वाली फील आ रही थी। वो एक्वेरियम जाते हैं और बाकी दोनों उनका पीछा करती हैं। उन दोनों को अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि कजुकी वो पहन कर आई है। एंट्रेंस पर अपनी प्रिंस वाली आदत के चलते कजुकी यू का हाथ पकड़ के आगे चलने लगती है। यू को उसे याद दिलाना पड़ता है कि आज के दिन वो हीरोइन है, इसलिए वो जगह अदला बदली करते हैं। जब शो शुरू होता है तब कजुकी क्यूट दिखने की पूरी कोशिश करती है, पर यू उसे कहता है कि उसे खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर वो एंजॉय करेगी तो खुद ब खुद एक लड़की की तरह बिहेव करने लगेगी। तभी डॉल्फिन डाइव मारती है और पानी इन दोनों की तरफ आता है। यहाँ फिर से कजुकी की आदत से मजबूर एक हीरो की तरह यू के ऊपर आकर उसे भीगने से बचा लेती है। आसपास के लोग ये देखकर कजुकी की तारीफ करने लगते हैं। उनकी डेट कंटिन्यू होती है और वो कजुकी को एक हीरोइन बनाने की हर नाकाम कोशिश करते हैं, जिसे देखकर मीवा और निको खुश थी कि उनकी डेट एकदम कबाड़ा जा रही है।
बाद में यू टॉयलेट जाता है और कजुकी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर ओवरथिंक करने लगती है और सोचती कि उसने तो यू को भी डिसअपॉइंट कर दिया, जो कि इस डेट को लेकर कितना एक्साइटेड था। तभी एक अनजान लड़का वहां आता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है और उसे उसकी एजेंसी ज्वाइन करने का ऑफर करता है। कजुकी रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का बार बार इंसिस्ट कर रहा था। वो जबरन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी वक्त अपना यू वहां आकर लड़के का हाथ झटक देता है और तीखी नजरों से लड़के से बोलता है कि वो उनकी डेट को बेकार कर रहा है। हालांकि लड़का अभी भी उनका पीछा किए जा रहा था कि कजुकी को उसकी एजेंसी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, वो फायदे में रहेगी। यू का दिमाग खराब हो जाता है और जोर से कहता है कि वो इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि वो कजुकी से शादी करके उसके साथ बच्चे करना चाहता है। अब उसने तो ये सब अनजाने में चिल्ला के कहा था, इसलिए सब लोग उन दोनों को घूरने लगता है कि वो कितने रोमांटिक हैं। यू चाहता था कि कजुकी ये सब भूल जाए, लेकिन तब तक कजुकी उनके बच्चों के नाम तक सोच चुकी थी और ब्लश कर रही थी कि उन्हें उसके दिल और चैन दोनों चुरा लिया। यू उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है, लेकिन नोटिस करता है कि उसके हाथ कितने गर्म हैं। इधर मीवो और नीको तो सदमे में थी कि ये कौन से सैयारा का प्लॉट है, ये तो उन्होंने मूवी में नहीं देखा था। वो शॉपिंग करने जाते हैं और रास्ते में दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसी वक्त दो लड़कियां कमेंट करती कि यू कजुकी का क्यूट सा छोटा भाई लग रहा है। अब ताकि वो एक रियल डेट लगे, इसलिए यू कस कर कपल्स की तरह कजुकी का हाथ पकड़ लेता है। कजुकी को रियलाइज होता है कि यू की ये करने से उसकी फेमिनिन साइड बाहर आ रही है, इसलिए वो भी ग्रिप टाइट कर देती है। दोनों के बीच में कश्मकश चलती रहती है और मीवो और नीको को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। फिर वो सिनेमा पहुंच जाते हैं और यू उसे एक रोमांस फिल्म देखने को बोलता है। कजुकी पोस्टर को देखती है और उसकी मेन एक्ट्रेस को पहचान लेती है, जो कि उसकी सीनियर थी, जिसका भी उसी की तरह एक महान एक्ट्रेस बनने का सपना था। जब वो फिल्म देखती है तब कजुकी नोटिस करती है कि उसकी सीनियर बिल्कुल उसी तरह एक्ट कर रही है जैसे कि वो पहले करती थी, एक मेल विलेन की तरह। वो उसको उस फिल्म की हीरोइन के रूप में पोर्ट्रे ही नहीं कर पा रही थी। मूवी खत्म होने के बाद वो बाहर आते हैं और कजुकी आसपास के लोगों से सुनती कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस की एक्टिंग कितनी कबाड़ा थी। ना तो वो क्यूट थी, ऊपर से मर्दों जैसे बात भी कर रही थी। कजुकी सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है कि वो तो उसकी सीनियर थी, तब उसे इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जब वो मेन स्ट्रीम पर आएगी तब क्या होगा। उधर बेचारे यू को रियलाइज होता है कि उसे कजुकी को ये मूवी दिखानी नहीं चाहिए थी। वो सिनेमा से बाहर आते हैं और यू उनकी डेट की आखिरी जगह दिखाता है, जो कि एक फेरिस व्हील था। मीवो और नीको के हिसाब से फेरिस व्हील पर डेट एंड करने का तरीका बहुत पुराना हो चुका है। तभी दो लड़के वहां से बात करते हुए गुजरते कि जो भी लड़का अपनी डेट को उस फेरिस व्हील पे साथ चलने को पूछता है, उनकी शादी तो पक्की हो जाती है। तीनों बहनें ये सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं कि क्या यू सच में कजुकी से शादी करना चाहता है। कजुकी बहाना मारने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। अंदर कजुकी का चेहरा टमाटर की तरह लाल था कि यू उसे ऑडिशन पास कराने के लिए क्या क्या कर सकता है। उसे याद है कि कैसे उसने अपना करियर एक मॉडल बनकर शुरू किया था, क्योंकि वो लंबी थी। फिर उसने मेन रोल्स की स्टेज एक्टिंग शुरू की, जिससे उसको बहुत तारीफें मिली। लेकिन इससे पहले कि उसे पता चलता, वो इतनी फेमस हो गई कि लोगों को हमेशा उससे अच्छे ही की उम्मीद होने लगी, जिस वजह से फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं था। अब उसके पापा के शब्द उसके कानों में गूंजते हैं कि उसे फीमेल रोल भी करना होगा, लेकिन फेल होने का डर उसके जहन को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। हालांकि आज के दिन के बाद से उसे ठान लिया था कि वो फीमेल रोल प्ले नहीं करेगी, ताकि फेल होने की कोई नौबत ही ना आए। तभी वो यू को कांपते हुए देखती है और उसे समझ आता है कि यू को ऊंचाइयों से डर लगता है। यू से बताता है कि उसे ऊंचाई से डर नहीं लगता, बस नीचे फ्लोर पर ग्लास होने की वजह से वो थोड़ी सी चिंता में है। तभी वो लोग टॉप पर पहुंच जाते हैं और कजुकी को याद आता है कि अब तो वो कन्फेस करेगा। यू खड़ा हो जाता है, लेकिन कन्फेशन के बीच में ही बेचारा आधी डायलॉग्स भूल जाता है। वो उसे चुपचाप बैठने को बोलती है, लेकिन उसके इस तरह से फेल होने से कजुकी का मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। वो सोचती है कि हर बार फेल होने के बावजूद यू हमेशा ट्राई करता है और उसे इस चीज से जलन होती है। यू कहता है कि वो तो हमेशा ही फेल होता हुआ है, फेल होना भी एक कला है। फिर वो उसके बगल में आके बैठता है और उसे डेट की फोटोज दिखाता है, और वो सारी फोटोज तभी की थी जब वो हीरोइन बनने में फेल हो गई थी। हालांकि उन फोटोज में एक बात साफ थी, जब भी वो फेल होती है तब वो रियल लगती है। ये उसे बताता है कि उसे फेल होने से दुख तो होगा, लेकिन उसी वक्त पर उसे वो लोग मिलेंगे जो उसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। ये बातें कजुकी के दिल को छू जाती हैं। वो कह तो देती है कि वो बकवास कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि वो सच बोल रहा है। राइड खत्म होने के बाद मीवो और नीको तो उन दोनों को इतना खुश देखकर कंफ्यूज थी कि आखिर यू ने ऊपर क्या गुल खिला दिया जो कजुकी इतनी खुश लग रही है। फिर वो नदी के किनारे वॉक करने जाते हैं और कजुकी बताती है कि कैसे उसकी इस डेट की वजह से वो अपनी खामियों को जान पाई। यू बोलता है कि अगर फिर भी वो कभी अटक जाए तो उसे उनकी इस डेट को याद करना चाहिए, और कजुकी ये सुनकर शर्मा जाती है। मीवो और नीको झाड़ियों के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी और नीको को डर था कि ये सब अब घर में भी होने वाला है। वो दोनों वॉक कर रहे थे और कजुकी यू से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी कि वो एक फेलियर होने के बावजूद उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल कर रख दिया। अचानक से कजुकी उसे पकड़ लेती है और किस करने के लिए आगे बढ़ती है। यू, मीवो और नीको तीनों घबराने लगती कि वो ये क्या करने जा रही है, लेकिन कजुकी उसके कान के पास आती है और बहुत प्यार से कहती है कि वो किस जो उस दिन उसने यू के साथ की थी वो उसकी पहली किस थी और उसके फोटो का स्वाद वो कभी नहीं भूल पाएगी। यू शर्मा जाता है और इधर ये दोनों बावली हो जाती कि 2 पलों में ये सब क्या क्या हो गया। कजुकी अपना विग उतार के अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती है और वहां से चली जाती है। ये कह करके अब उसे रिहर्सल्स करनी है। नीको और मीवा समझ जाती कि अब कजुकी बदल चुकी है और वो भी सिर्फ यू की वजह से। घर पर यू देरी से आने के लिए माफी मांगता है और तुरंत उन दोनों के लिए खाना बनाता है, लेकिन वो दोनों गुस्सा होने की जगह बड़ी प्यार से उसका वेलकम करती है और अंदर ही अंदर सोच रही थी कि काश वो भी उसके साथ ऐसी ही सीक्रेट डेट पर जा पाती। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।